नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 में हिंदी का ध्रुव स्वामिनी नाटक का सार। कई बार 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का सार लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा ऐतिहासिक नाटक है, जो ऐतिहासिक नाटक होकर के भी एक समस्या नाटक बन गया। तो कलात्मक उत्कृष्ट की दृष्टि से यह नाटक जयशंकर प्रसाद के 3 प्रमुख नाटकों में से एक है, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में से एक है। तो इस नाटक की कथा का संबंध भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने वाले जो गुप्त वंश था, उस गुप्त वंशीय के शासक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और उसकी वाग्दत्ता माने वचन से दिया हुआ मुंह बोला, तो ध्रुव स्वामिनी से है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय था 380 से 413 ईस्वी तक। इससे पूर्व उनके पिता समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी तक मगध का शासन किया था। दूर दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को कायर, अयोग्य, विलासी, निर्लज देख करके छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के समय ध्रुव स्वामिनी के पिता ने अपनी पुत्री को ध्रुव स्वामिनी को गुप्त कुल की वधू बनने के लिए समर्पित कर दिया था। उस समय चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनने का निश्चय था, इसलिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता यानी वचन से दिया हुआ एक प्रकार का विवाह थी। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो महामंत्री था शिखर स्वामी ने बड़े बेटे के अधिकार के नियम की दुहाई देकर छल पूर्वक रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया था। इस विपरीत परिस्थिति में ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उसकी इच्छा के विरुद्ध रामगुप्त से कर दिया था। और रामगुप्त का समय 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक मगध का शासक किया था, ये हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। और रामगुप्त की विलासिता और आचरणहीनता, कायरता और अयोग्यता के कारण ध्रुव स्वामिनी उससे घृणा करती थी और धीर वीर चंद्रगुप्त से अपने हृदय में कहीं न कहीं प्रेम भाव तो रखती थी। इतिहास की इस विशद पृष्ठभूमि में इस नाटक की कथा 3 अंकों में विभाजित की है और अंकवार नाटक का कथासार इस प्रकार है। पहला अंक है जिसकी नाटक की शुरुआत की गई है, इसमें नारी समस्या को जोर शोर से उठाया है। तो अपनी विजय यात्रा का झूठा दिखावा करते हुए सम्राट रामगुप्त ने गिरिपथ में शिविर डाल रखा था, किंतु वह हर समय सुरा सुंदरियों में मस्त रहता था। उसे ध्रुव स्वामिनी पर यह संदेह था कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, इसलिए ध्रुव स्वामिनी के हृदय की बात को जानने के लिए एक खड्ग धारिणी दासी नियुक्त करता है, जो गूंगी होने का अभिनय माने नाटक करती हुई चतुराई से ध्रुव स्वामिनी के मन के भाव को जान लेती है और उसे रामगुप्त के सामने प्रकट कर देती है। ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव जान करके रामगुप्त को इस बात का भय हो जाता है कि कहीं चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी दोनों मिलकर राज्य न हड़प लें। दूसरी ओर इसी समय रामगुप्त की विलासिता और अयोग्यता के कारण देख करके शकराज नामक राजा ने रामगुप्त के शिविर को चारों ओर से घेर लेता है और यह सूचना पा करके रामगुप्त निर्लजता पूर्वक सुरा सुंदरियों में डूबा रहता है। रामगुप्त की कायरता को भाग करके शकराज संधि की 2 शर्तें भेजता है। अपने लिए महादेवी ध्रुव स्वामिनी और अपने सरदारों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां मांगता है, परंतु कायर और कलीब रामगुप्त
सक्राज की शर्तें स्वीकार कर लेता है और वह इन शर्तों को एक ही वार से बाहर का शत्रु था सक्राज और भीतर के शत्रु कौन था, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त, दोनों से छुटकारा पाने का अवसर समझता है। वह अपने मंत्री शिखर स्वामी के साथ लेकर के निर्णय सुनाने के लिए ध्रुवस्वामिनी के पास जाता है। ध्रुवस्वामिनी यह सुनकर क्रोध और क्षुब्ध हो उठती है, पूछती है कि क्या गुप्त साम्राज्य स्त्री संप्रदाय से ही बड़ा है आज तक? तो ध्रुवस्वामिनी जानना चाहती है कि रामगुप्त ने सुख दुख में उसका साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेव के सामने क्यों की थी। तो कायर भीरू रामगुप्त अपने उत्तरदायित्व को अस्वीकार करता हुआ कहता है कि उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। विवाह के दिन तो वह मदिरा में बेसुध था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। कायर रामगुप्त का सहायक बना हुआ दुष्ट महामंत्री शिखर स्वामी भी यह व्यवस्था कर देता है कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश देता है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य माने मंत्री, सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। यह सुनकर के ध्रुवस्वामिनी पहले तो दोनों को फटकारती है, बाद में अपने पति कहे जाने वाले कायर पुरुष रामगुप्त से एकांत में अपनी रक्षा की भीख मांगती है, परंतु रामगुप्त उसकी प्रार्थना और समर्पण को ठुकरा देता है। ध्रुवस्वामिनी बहुत दुखी होती है और वह पुण्य रामगुप्त को फटकारती हुई कहती है, निर्लज, मदप, कलीब, तू मेरी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। यह सुनकर के ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या के लिए कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत हो जाता है कि कहीं वह उसकी हत्या न कर दे, अतः हत्या हत्या दौड़ो दौड़ो चिल्लाता हुआ भाग जाता है। इतने में तेजी से चंद्रगुप्त वहां प्रवेश करता है और ध्रुवस्वामिनी उसके आने पर आत्महत्या करने से रुक जाती है और सारा वृत्तांत चंद्रगुप्त को बता देती है। शुद्ध होकर के चंद्रगुप्त घोषणा करता है कि मेरे जीवित रहते हुए आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय ग्रह को इस प्रकार पददलित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पददलित माने पैरों में उसका गौरव को नहीं ठुकराया जा सकता। इतने में ही रामगुप्त भी शिखर स्वामी को साथ लेकर एक बार फिर वहां आ जाते हैं। तो चंद्रगुप्त उन दोनों की भत्सना करता है, पर शिखर स्वामी यह कहता है कि किसी भी तरह राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी कौन थी? चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन थी। मंदाकिनी विरोध करती है कि जो राजा अपने राष्ट्र और अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता है, उसकी रक्षा कैसी। तो इस समस्या का अंत करने के लिए चंद्रगुप्त कहता है कि मैं ध्रुवस्वामिनी का रूप धारण करके ध्रुवस्वामिनी बनकर सामंत कुमारों के साथ सक्राज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझे वैसा करना। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी का रूप धारण करके चलता है। तो चंद्रगुप्त का यह कथन सुनकर के ध्रुवस्वामिनी प्रेम आवेश में होकर के चंद्रगुप्त को अपने भुजाओं में ले लेती है और स्वयं भी चंद्रगुप्त के साथ जाती है। सामंत कुमारों के साथ दोनों प्रस्थान करते हैं प्रथम अंक में। अब द्वितीय अंक शुरू हो जाता है। द्वितीय अंक में सकराज शिवर का वर्णन किया गया है। द्वितीय अंक उधर शकदुर्ग में सकराज अपने संधि पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी प्रेमिका प्रेयसी कोमा यौवन के इस मधुर अवसर पर प्रेम से चूकना नहीं चाहती थी, पर सकराज उसे अपनी विलास सहचरी ही मानता था। ऊपर से उसे फुसला करके अपनी वाग्दत्ता बनाकर रखता था। इतने में खीगल यानी कि गुप्तचर आकर के शुभ समाचार देता है कि रामगुप्त ने संधि प्रस्ताव मान लिया है और ध्रुवस्वामिनी सकराज के पास आने वाली है। सकराज खुशी से उछल पड़ता है और विजय उत्सव मनाता है। सकराज अब कोमा के प्रति उपेक्षा का भाव जताता है, तो कोमा व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है। ध्रुवस्वामिनी के आगमन की सूचना पाकर के सकराज को इस अनर्थ से रोकना चाहती है। अतः वह कहती है कि मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गौरव की तृप्ति के लिए कैसा अन्याय
कर रहे हो। तभी कोमा के पिता यानी संरक्षक पिता मिहिर देव भी आते हैं, उसे चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार अपनी वाग्दत्ता के साथ अन्याय करने का परिणाम को भुगतना पड़ेगा। पर कामुक शकराज उसकी एक नहीं सुनता, ध्रुव स्वामिनी से मिलने को आतुर हो उठता है। मिहिर देव आकाश में विचर रहे नील लोहित रंग के धूमकेतुओं की ओर संकेत करके उनके अमंगल की भविष्यवाणी कर चले जाते हैं। कोमा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। ध्रुव स्वामिनी की आने की सूचना पाकर शकराज एकांत में उससे मिलता है और एक के स्थान पर दो दो सुंदरियों को देख करके वह चकित सा रह जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों अपने को ध्रुव स्वामिनी कहते हैं। तभी चंद्रगुप्त स्त्री वेश का त्याग करके शकराज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। शकराज मारा जाता है। बाहर सामंत कुमार युद्ध करते हैं। वे अंदर प्रवेश कर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को घेर कर इस प्रकार शकराज मारा जाता है। बाहर सामंत कुमार सैनिकों के साथ युद्ध करते हैं, वे भी अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी घेर करके ध्रुव स्वामिनी की जय करते हैं और चंद्रगुप्त की जय का नारा लगाते हैं। तीसरे अंक का आरंभ शकदुर्ग के एक प्रकोष्ठ में, एक यानी कि भवन में होता है। ध्रुव स्वामिनी चिंता में बैठी है। सैनिक आकर समाचार देता है कि विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज रामगुप्त भी आ गए हैं, महादेवी से मिलना चाहते हैं। मंदाकिनी भी विजय की बधाई ध्रुव स्वामिनी के पास आती है, देती है उसको ध्रुव स्वामिनी की बधाई। तभी उपद्रवों के शांत होने पर शांति क्रम के लिए पुरोहित आता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी से रामगुप्त की कलीवता की बात सुनकर के उसके हृदय को विदारक और परिस्थितियों से शुद्ध होकर के धर्मशास्त्र का विधान पुण्य देखने के लिए चला जाता है पुरोहित। इतने में मिहिर देव के साथ कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास आती है, अपने प्रिय शकराज का शव ले जाने के लिए प्रार्थना करती है। याचना माने प्रार्थना। ध्रुव स्वामिनी उन्हें शव ले जाने देती है। बाहर दुष्ट रामगुप्त उन दोनों को मरवा देता है। ध्रुव स्वामिनी की आज्ञा के बिना निरय माने निर्दोष कोमा और मिहिरदेव का संहार से सामंत कुमार रामगुप्त पर क्रोध हो उठते हैं। वे उसकी आलोचना करते हैं। तभी विरोध के शब्द सुनकर अपने सैनिकों के साथ रामगुप्त भी वहां पहुंचता है। रामगुप्त अपने सैनिकों उनके संकेत पर सामंत कुमार और चंद्रगुप्त को बंदी बना लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी प्रतिवाद माने अपना बदला लेने के लिए प्रेरणा कर देती है। इसी बीच पुरोहित भी धर्मशास्त्र का विधान सुनाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का प्रचंड विरोध करती है तो रामगुप्त उसे भी बंदी बनाने का आदेश देता है। सैनिक ध्रुव स्वामिनी की ओर बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त लोह श्रृंखला यानी कि लोहे की वे जो सरिये थे उनको तोड़ करके मुक्त हो जाता है और वह अपने अधिकार की मांग करता है। सैनिकों को डांट करके सामंत कुमारों को मुक्त करने का आदेश है। अंत में शिखर स्वामी परिषद बुलाता है और परिषद रामगुप्त को अधिकार से हटा देती है। अधिकार च्युत कर देना माने पद से हटा देना और चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित करती है। पुरोहित भी धर्मशास्त्र के आधार पर कलियुग रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष अर्थात आज की भाषा में तलाक की आज्ञा दे देता है। धर्मशास्त्रों के आधार पर पुरोहित के वक्तव्य और परिषद के निर्णय को सुन करके शिखर स्वामी को भी अपने विरुद्ध देख करके रामगुप्त खिंच जाता है यानी कि चिढ़ जाता है और वह पीछे से अकस्मात कटार माने तलवार निकाल करके चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता था, पर एक सामंत कुमार पहले ही रामगुप्त पर प्रहार करके उसे धराशायी कर देता, उसकी हत्या कर देता है और चंद्रगुप्त की रक्षा करता है। सब सामंत कुमार और परिषद के लोग राजा धीराज चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं। महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय के नारे लगाते हैं। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। ये कथासार है जो 8 नंबर का आ सकता है। पूरी संपूर्ण कथा इन 3 अंकों में समाविष्ट की हुई है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।